तो आप लोग को जितने भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का वीडियो जो हम लेकर आए हैं यह फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग जो कि तीसरा सब्जेक्ट है। तो यह वीडियो नंबर 24वां है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के। बट बता दें यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। यह आपके टाइप्स ऑफ फीवर के बारे में है, मतलब आपसे अगर ज्वर के बारे में पूछेगा तो उसके प्रकार के बारे में निश्चित पूछेगा, और जब भी पूछेगा तो 5 से 10 नंबर में पूछेगा, ठीक है। 5 नंबर में पूछेगा तो सीधा कहेगा कि बुखार के प्रकार बताएं 5 नंबर में, ठीक है। 10 नंबर में पूछेगा तो कहेगा कि बुखार के प्रकार के सहित बुखार के मरीजों का नर्सिंग प्रबंध बताएं, ठीक है, ऐसे पूछेगा। या बुखार वाले मरीजों का नर्सिंग देखभाल बताएं 5 नंबर में, ऐसे भी पूछ सकता है। तो दोनों प्रश्न अच्छे से बताएंगे, समझिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट VVI है, क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा फीवर का मामला, डेंगू का मामला चल भी रहा है, तो हो सकता है एग्जाम में आपको पूछ भी दे। समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बात जानिए कि बुखार को हम लोग ज्वर भी कहते हैं, बुखार भी कहते हैं, अतिताप भी कहते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग नॉर्मल इंग्लिश में पाइरेक्सिया कहते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। बुखार के प्रकार निम्नलिखित है। बुखार के बहुत सारे प्रकार हैं, मैं अभी ही बता देता हूँ। लगभग मैं आपको 20 ऐसे प्रकार बताऊँगा बुखार के, जो अलग अलग प्रकार हैं। अब इस 20 में से आपको 10 याद रहे, 15 याद रहे, जितना याद रहे कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम याद करें। 5-7 पॉइंट के बाद तो सीधा एक लाइन के प्रकार है, एक लाइन वाला, ठीक है, जिसको याद करना बहुत ही आसान है। बट मैं ये कोशिश आपको ज़रूर करूँगा कि टोटल अच्छे से समझा दूँ, और आपको भी ये कोशिश करना है कि जितना लगभग मैं 20 या 18 जितना आपको बताऊँ आप उसको कंप्लीट कर ले, ठीक है। चूँकि लॉन्ग क्वेश्चन में जितना ज़्यादा आप लिखिएगा उतने आपके लिए बेटर होगा। पेज जो है भी फुल करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि 40 पेज के क्वेश्चन मिले, 40 पेज के कॉपी मिलेगा तो उसमें से 10 पेज में सवा आंसर लिख कर चला आइएगा। तो इतना ना शॉर्ट कीजिए कि गड़बड़ हो जाए। कम से कम 50% आपके पेज फुल होनी चाहिए अच्छे से, इतना जो है आपको टारगेट लेकर चलना है, ठीक है। चलिए बताते हैं। प्रमुख प्रकारों में हम लोग शुरू कर रहे हैं, एक से देखना प्रयास कीजिएगा। ज्वर का प्रारंभ या आक्रमण। सबसे पहला कोई भी बीमारी होता है तो वह आक्रमण करता है या उसका प्रारंभिक स्टेज होता है। तो बुखार का भी प्रारंभिक स्टेज होता है, जिसे हम लोग ऑनसेट या इन्वेंशन फीवर कहते हैं, ठीक है। इन्वेंशन कहते हैं जो ज्वर का प्रारंभिक या आक्रमण वाला ज्वर होता है। प्रारंभिक जो ज्वर होता है शुरुआती, उसे इन्वेंशन फीवर कहते हैं। यह किसी मरीज को बुखार जो है चढ़ रहा हो उसे ज्वर का प्रारंभ या आक्रमण कहते हैं। जब कोई मरीज में बुखार चढ़ रहा होता है, तापमान बढ़ रहा होता है, तो वह उसे इन्वेंशन यानी ज्वर का प्रारंभिक कहलाता है, ठीक है। दूसरा है अधिकतम ज्वराक्रांत या अंतरावस्था। अब माय डियर होता यह है कि जब मरीज के शरीर का तापमान अपनी उच्च स्थिति में पहुंच गया होता है और काफ़ी समय तक एक ही समान अवस्था में बना रहता है, तो उसे हम लोग अधिकतम ज्वराक्रांतता कहते हैं, यानी अंतरावस्था कहते हैं, ठीक है। अब इसमें होता यह है कि मान गए बुखार जो है पेशेंट को 103 बुखार है, और 103 से ले 102 से 103 जो है आपको लगभग बहुत समय तक बना रहा है। तो इस ये पता चलता है कि बुखार अपने अधिकतम उच्चतम बिंदु पर पहुंच चुका है, और जिस बिंदु पर पहुंचेगा उस जाकर वहां पे रुक सा जाएगा, और वह बिंदु पर लंबे समय तक बना रहेगा टेम्परेचर। तो यही अधिकतम ज्वराक्रांतता या अंतरावस्था होता है। समझ रहे हैं चीज़ों को? तो पहला मैंने आपको क्या बताया? पहला मैंने बताया बुखार का प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक जो है स्टेज, ठीक है, जिसे इन्वेंशन फीवर कहते हैं। उसमें बुखार आक्रमण करता है मरीज को, या वहाँ पे तापमान जो है धीरे धीरे चढ़ना प्रारंभ करता है, ठीक है। अंतरावस्था में बुखार अपने जो है सबसे उच्चतम बिंदु पर हो जाता है, और वहाँ पे जाके रुक सा जाता है, और वह तापमान पर काफ़ी देर समय तक बना रहता है। तो यही अधिकतम ज्वराक्रांतता या अंतरावस्था होता है। तीसरा है डिक्लाइन, ताप शांति या ह्रास होता है। जब मरीज उच्चतम स्थिति में पहुँचते हुए तापमान का पुनः समान अवस्था में आने की अवधि को ताप शांति या ह्रास कहते हैं। ज्वर के एकाएक उतरने को संक्रमण ह्रास, डिक्लाइन बाई क्राइसिस, अथवा ज्वर को कम होने को ज्वर उपशमन, डिक्लाइन बाय लाइसिस कहते हैं, ठीक है। माय डियर, ताप शांति या ह्रास होता है। ह्रास का मतलब क्या होता है कि कोई भी मरीज अपने बुखार के उच्चतम स्थिति में पहुंच चुका है, ठीक है, और वहां उच्चतम से पुनः जो है समान अवस्था में आने में जो भी अवधि होता है उसी को ताप शांति या ह्रास कहते हैं, डिक्लाइन कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग, ताप शांति या डिक्लाइन का मतलब होता है कि उच्चतम बिंदु पर बुखार पहुंचने के बाद जो है पुनः समान अवस्था में आने की अवधि जो होती है उसे ताप शांति या ह्रास कहते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा।
ज्वर के एकाएक उतरने को संक्रमण, अगर ज्वर जो है अचानक से एकाएक उतरने लगे, टेम्परेचर कम होने लगे, तो वह जो है क्राइसिस होता है, ठीक है। अथवा ज्वर जो है कम होने को धीरे धीरे कम होता है तो उसे लाइसिस कहते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा है संक्रमण ह्रास क्राइसिस। अभी ऊपर देखे हैं डिक्लाइन बाय क्राइसिस यानी संक्रमण ह्रास, ठीक है। तो संक्रमण क्राइसिस जो होता है यह बढ़े हुए तापमान का कुछ घंटों में या दिनों में एकाएक समान हो जाना संक्रमण ह्रास कहलाता है। मानिए कोई व्यक्ति का जो है बुखार 103 है, ठीक है, और 103 है, और अचानक से जो है उसका बुखार जो है डाउन होना शुरू हो गया और अचानक से जो है उसका टेम्परेचर कम हो गया, तो यह जो है संक्रमण ह्रास क्राइसिस होता है, ठीक है, जो कि एक बुखार का ही जो है प्रकार है। आगे होता है लाइसिस। बढ़े हुए तापमान का धीरे धीरे चढ़ उतर कर जिग जैग समान होने को उपशमन कहते हैं। इसमें 2 से 3 दिन लेकर 1 सप्ताह तक लग सकता है। माय डियर, लाइसिस जो होता है, उपशमन जो होता है, इसमें बुखार जिग जैग मोशन में आता है, मतलब कभी चढ़ेगा कभी उतरेगा, फिर कभी चढ़ जाएगा कभी उतर जाएगा, और यह कभी चढ़ना कभी उतरना ये जो होता है यह बुखार का डाउनिंग पोजीशन होता है। जब बुखार चढ़ता है उतरता है फिर चढ़ गया फिर उतर गया, तो यह जो स्थिति होता है यह बुखार के ख़त्म होने का स्थिति होता है, और यह लाइसिस कहलाता है, जो कभी चढ़ेगा कभी उतरेगा। और यह जिग जैग मोशन का मतलब है कि कभी चढ़ना कभी कम होना, कभी बढ़ना कभी कम होना, और यह 1 दिनों से लेकर जो है 2 दिनों से लेकर सप्ताहों तक यह सिचुएशन बन सकता है, और यह एक बुखार हटने की प्रक्रिया होती है, ठीक है। उसी प्रकार से क्राइसिस जो होता है, इसमें बुखार अचानक से जो है एक से 2 दिन में गायब सा हो जाएगा। यानी अचानक से जो तापमान अपने उच्चतम बिंदु पर है वहाँ से धीरे धीरे जैसे ही गायब होना होगा, तो कुछ घंटों से लेकर 1 दिनों में अचानक से आपका जो तापमान है समान हो जाएगा, तो इसे क्राइसिस कहते हैं। क्राइसिस मतलब अचानक से टेम्परेचर को लुढ़क जाना, ये कुछ घंटों में लेकर कुछ 1 दिनों में जो है ख़त्म हो जाता है। लेकिन लाइसिस होता है जो 2 दिनों से लेकर 1 सप्ताह के अंदर बुखार चढ़ उतर के साथ में सामान्य होता है, ठीक है। तो क्राइसिस और लाइसिस को समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। छठा है निरंतर ज्वर या स्थिर ज्वर, जिसे कंटिन्यूअस फीवर या कांस्टेंट फीवर कहते हैं। निरंतर ज्वर या स्थिर मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। निरंतर मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस, तो वही चीज़ें हैं। यह ज्वर जिसमें सुबह शाम में तापक्रम का अंतर 2 डिग्री से अधिक नहीं होता है एवं जो कई दिनों या सप्ताहों तक समान न होता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि कंटिन्यूअस फीवर हो या फिर कांस्टेंट फीवर हो, स्थिर फीवर हो या फिर निरंतर वाला फीवर हो। तो इसमें जो फीवर अगर आपको सुबह शाम में आता है तो आप टेम्परेचर में जो है थर्मामीटर में मेजर करके देखिएगा, तो जो सुबह वाला तापमान होगा शाम में जो तापमान होगा मुश्किल से 2 डिग्री का डिफरेंस होगा, ठीक है। 2 डिग्री का डिफरेंस होगा, इससे ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होगा। और इस तरीके से यह निरंतर वाला जो बुखार का मतलब है कि यह निरंतर जो है आपको कई दिनों से लेकर कई सप्ताह तक जो है यह फीवर बना रहता है। इसमें कोई नॉर्मल जो है देखने को नहीं मिलता है। सुबह अगर 101 डिग्री है तो शाम में 99 हो जाएगा, किसी दिन शाम में अगर 101 है तो सुबह 99 रहेगा। यानी 2 डिग्री के अंतर से ज़्यादा जो है नहीं रहता है सुबह शाम के बुखार में, और यह जो है कई दिनों से लेकर कई सप्ताहों तक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह कंटिन्यूअस फीवर है, निरंतर या स्थिर वाला फीवर है, ठीक है। इसी कारण से यह जो है लगातार बना रहता है कई दिनों से कई सप्ताहों तक। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। अब है रेमिटेंट फीवर। रेमिटेंट फीवर का मतलब है कि इसमें सुबह शाम के तापक्रम में 2 डिग्री से अधिक का अंतर होता है परंतु समान नहीं रहता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कांस्टेंट फीवर है या कंटिन्यूअस फीवर है तो इसमें 2 डिग्री से ज़्यादा का जो है अंतर नहीं होता है, जबकि अल्प बिनामी वाला है रेमिटेंट जो फीवर है इसमें 2 डिग्री से अधिक का अंतर होता है। समझिएगा बारीकी से। कंटिन्यूअस या कांस्टेंट वाला जो फीवर है उसमें 2 डिग्री से ज़्यादा जो है सुबह शाम के जो बुखार का जो तापमान है उसमें 2 डिग्री से ज़्यादा का अंतर नहीं होगा। लेकिन जो अल्प बिनामी है रेमिटेंट फीवर वाला है यह इसमें जो होगा यह 2 सप्ताह से अधिक तक जो है आपके क्या होते हैं, बने रहते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है यह 2 डिग्री से अधिक का अंतर रहता है सुबह शाम के फीवर में, तो ये अल्प बिरामी रेमिटेंट होता है। ओके आगे चलिए। 8वां है सविरामी या दैनिक ज्वर, इंटरमिटेंट या क्वाइटिडियन, ठीक है, क्वाइटिडियन या इंटरमिटेंट फीवर। अब होता यह है सविरामी में कि इसमें तापमान जो है सुबह की तुलना में शाम में अधिक रहता है। इसमें जो
आपके इसमें जो तापमान होता है, देखिए फीवर क्या है, फीवर है कि आपके तापमान में वृद्धि होना ही जो है आपके फीवर कहलाते हैं। अब ये तापमान में वृद्धि जो है किन किन समय होता है, किन समय घटता है, किस समय बढ़ता है, कितने दिन तक लगातार बना है, तो उसी सब आधार पर यह जो है फीवर के प्रकार को बांटा गया है। ठीक है, तो हम लोग रेमिटेंट देखे हैं जिसमें सब अल्प विरामी देखे हैं जिसमें 2 डिग्री से अधिक का अंतर जो है सुबह शाम के तापमान में बना रहता है। ठीक है, जो सामान्य नहीं होता है। लेकिन सविरामी वाला जो होता है इंटरमिटेंट, इसमें जो तापमान होता है सुबह की तुलना में शाम में अधिक रहता है। तापमान समान अथवा असमान स्तर से अपनी अधिकतम सीमा तक बढ़ जाता है, तत्पश्चात समय अवधि के बाद समान हो जाता है। सविरामी का मतलब होता है कि इसमें जो फीवर होता है वह सुबह के तुलना में शाम में अधिक टेम्परेचर हो जाता है, और जब शाम में टेम्परेचर अधिक होता है तो क्या होता है कि फिर से जो सुबह का तापमान होता है धीरे धीरे जो है वह कम जाता है, फिर है शाम होते होते यह अपने अधिकतम बिंदु पर चढ़ जाता है, और जैसे जैसे जो है रात ढलेगा सुबह होगा तो फिर से यह जो है अपना नॉर्मल पर आ जाता है, कम तापमान पर आ जाता है। तो यही चीज़ें हैं इंटरमिटेंट यानी दैनिक ज्वर या सविरामी ज्वर। तो जिसको इस प्रकार की बुखार होता होगा देखते होइएगा कि सुबह में एकदम नॉर्मल रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे ढलते जाएगा शाम होते होते जो है उसका बुखार जो है अपने उच्चतम बिंदु पर आ जाएगा, जो उसको प्रतिदिन जितना बिंदु तक रहता है बुखार उतना पर वो आ जाएगा। फिर धीरे धीरे रात ढलेगा सुबह होगा तो फिर उसका नॉर्मल हो जाएगा। तो यही जो है सविरामी होता है इंटरमिटेंट। ठीक है, 9वां है इन्वर्स फीवर विलोम ज्वर। विलोम ज्वर का मतलब क्या है कि इसमें सुबह के समय तापमान उच्चतम होता है तथा शाम के समय न्यूनतम होता है। अब आपके सामने है इंटरमिटेंट वाला में क्या था, सविरामी में कि शाम में अधिक हो जाता है जबकि सुबह में टेम्परेचर कम रहता है। लेकिन विलोम ज्वर इन्वर्स का मतलब है विलोम। विलोम मतलब किसका, इंटरमिटेंट का विलोम, सविरामी का विलोम। सविरामी में इंटरमिटेंट में क्या है कि शाम में अधिक होता है, तो इन्वर्स वाला में शाम में कम होगा सुबह में अधिक हो जाएगा। तो ये चीज़ें आपके इन्वर्स होते हैं। ठीक है, 10वां है पक्का ज्वर या दोलायमान यानी हेक्टिक या स्विमिंग फीवर। जब उच्चतम ज्वर एवं न्यूनतम ज्वर के बिंदुओं के बीच अत्यधिक अंतर हो तो उसे पक्का ज्वर कहते हैं। पक्का ज्वर जैसे मान गए किसी को सुबह जो है मान गए 90 डिग्री बुखार रहता है, ठीक है, शाम में अगर 104 डिग्री बुखार चढ़ जाता हो तो क्या हो गया, 5 डिग्री का अंतर हो गया। तो यह ज़्यादा अंतर हो गया, तो ज़्यादा अंतर हो गया मतलब वही जो है क्या कहलाता है, दोलायमान ज्वर या पक्का ज्वर। इसी को हेक्टिक या स्विमिंग फीवर कहते हैं। अगर मान गए ज्वर का अंतर 2 डिग्री या इससे कम है तो फिर हम समझते हैं कि उतना दिक्कत नहीं है, और अगर 2 डिग्री का अंतर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, अभी ऊपर पढ़ाए हैं कि 2 डिग्री के अंतर हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फीवर, कंटिन्यूअस फीवर। समझ गए, तो ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं। हो गया दोलायमान पढ़ लिए। अब है 11 पुनरावृत्ति या प्रत्यावर्ती ज्वर, रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर का मतलब है कि इसमें ज्वर एक या अधिक दिनों के लिए समान हो जाता है परंतु पुनः चढ़ जाता है। पुनरावृत्ति का मतलब होता है प्रत्यावर्ती ज्वर के मतलब आप लोग देखते भी होइएगा कि किसी पेशेंट को पहले फीवर था तो अब उसका फीवर ख़त्म हो चुका है, लगभग 1 सप्ताह तक उसका 2 सप्ताह तक फीवर ख़त्म रहेगा, लेकिन फिर से जो है पहले की तरह ही फीवर जो है कुछ दिन ठीक रहेगा फिर से उसको शुरू हो जाएगा, कुछ दिन ठीक रहेगा फिर से शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार के फीवर जो है रिलैप्सिंग फीवर होते हैं, पुनरावर्ती या प्रत्यावर्ती ज्वर होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सिर्फ याद रखिए कि कौन क्या होता है, आप ये मत याद रखिए कि हमको 11 के बाद 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद 14 याद रखना है, ये नहीं याद रखिए। सिर्फ आप ये याद रखिए कि किसका मतलब क्या होता है, सिर्फ ये याद रखिएगा। तो सीरियल आप कहीं को किसी को बैठा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सिर्फ आप फर्स्ट में ये लिखिएगा कि प्रारंभिक ज्वर या ज्वर का प्रारंभ या आक्रमण, फर्स्ट में सिर्फ वो लिखिएगा क्योंकि वह इन्वेंशन फीवर है, वह प्रारंभिक फीवर होता है, तो इसको फर्स्ट में लिखिएगा और उसके बाद जो जहाँ होगा लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्राइसिस को जहाँ लिखिए, ठीक है ना, उसके बाद लाइसिस को जहाँ लिखिए, ठीक है, इंटरमिटेंट को, रेमिटेंट को जहाँ भी इन्वर्स को जहाँ भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, रिलैप्सिंग को जहाँ लिखिए। देखिए रिलैप्सिंग का मतलब समझ गए कि इसमें ज्वर 1 या अधिक दिनों के लिए समान हो जाता है परंतु पुनः चढ़ जाता है। इसमें बुखार 1 या 2 या 4 दिनों के लिए ठीक हो जाएगा, फिर से जो है चढ़ने लगेगा, तो यह रिलैप्सिंग यानी पुनरावृत्ति मतलब फिर से दोहराना।
12 नंबर का है अनियमित ज्वर, इरेगुलर फीवर। इरेगुलर फीवर यह ज्वर पूर्ण रूप से अनियमित होता है एवं इससे ज्वर की किसी भी श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इरेगुलर फीवर का मतलब होता है कि यह एक अनियमित होता है, इससे ज्वर को किसी भी श्रेणी में, इसे किसी श्रेणी में नहीं रखा गया। ये बातों को समझिए, यह इरेगुलर होता है, पता नहीं चलेगा कब आ रहा है कब जा रहा है, ठीक है, कितना टेम्परेचर हो रहा है, कभी 90, कभी 100, कभी 103, कभी जो है 98, इस प्रकार से जो है तापमान उतार चढ़ाव होगा, इरेगुलर रहेगा, जो ज्वर के श्रेणी में नहीं रखा गया। ठीक है, अब आता है राइजर कंपकंपी। कंपकंपी के बारे में भी आप लोग को पढ़ना है डिटेल में। समझिए कंपकंपी क्या होता है। इसमें तीव्र एवं आकस्मिक रूप से कंपकंपी या दौरा पड़ता है, जिसमें तापमान अति ज्वर की अवस्था तक बढ़ जाता है, जैसे मलेरिया। माय डियर, कंपकंपी या जूरी का मतलब होता है कि जिसमें जो बुखार आएगा ना, तो बुखार आते ही पेशेंट को जो है शरीर थरथराने लगता है, बहुत ज़्यादा उससे ठंडा लगने लगेगा, उसका जो है हाथ पैर जो है कांपने लगेगा, इसीलिए इसे कंपकंपी यानी राइजर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, राइजर या जूरी या कंपकंपी वो फीवर होता है जिसमें अचानक से जो है तापमान में क्या होता है, तीव्र जो है वृद्धि होता है और व्यक्ति के कंपकंपी और दौरा आने लगता है, व्यक्ति जो है कंपकंपाने लगता है, और जिसमें यह तब होता है जब यह जो है तापमान का अति ज्वर यानी हाइपरपेरेक्सिया की अवस्था होता है, यानी 104 या 104 से ऊपर की स्थिति हो जाता है, तब शरीर में कंपकंपी आ जाता है, जैसे मलेरिया में तेज बुखार आने लगता है, समझ लीजिए। ठीक है ना। आगे है सब नॉर्मल टेम्परेचर। सब नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब है कि जब शरीर का तापमान समान से भी कम हो जाता है तब उसे असमान तापक्रम कहते हैं। सब नॉर्मल मतलब असमान तापमान। असमान का मतलब होता है कि जब शरीर का तापमान समान से भी कम हो जाए तो वह असमान तापमान सब नॉर्मल टेम्परेचर होता है। ठीक है, चलिए 15 नंबर है लोअर पायरेक्सिया। अब ये सब चीज़ें ऑब्जेक्टिव में भी आपको मदद करेगा। अब यह महत्वपूर्ण पायरेक्सिया का है। एक है लो देखिए पायरेक्सिया मतलब होता है बुखार ज्वर, और लो है मतलब निम्न ज्वर। इसमें बुखार 99 से लेकर 100 फ़ारेनहाइट यानी इतना डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, तो यह निम्न ज्वर कहलाता है। मॉडरेट मतलब सीमित ज्वर होता है जो 100 से लेकर 103 के बीच में रहता है फ़ारेनहाइट में, तो वह जो है आपके क्या कहलाते हैं, निम्न ज्वर। सीमित ज्वर मॉडरेट कहलाता है। मध्यम उच्च ज्वर होता है जो 103 से लेकर, ठीक है ना, 103 इतना से इतना के बीच, ठीक है, 100 से 103 के बीच, ठीक है, 99 से 100 के बीच, 99 से 100 के बीच रहेगा तो वह लो पायरेक्सिया होगा। 100 से लेकर 103 तक के बीच में होगा तो वह मॉडरेट होगा। अब 103 से लेकर 105 के बीच में बुखार होगा तो वह हाई पायरेक्सिया होगा, मतलब उच्च ज्वर होगा। देखिए 99 से है 100, तो 100 यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, इसके बीच में। फिर 100 से है 103, यहाँ पे 3 नहीं लिया जाएगा, इसके बीच लिया जाएगा, तो यह मध्यम वाला होगा। और अब है 103 यानी 3 लिया जाएगा, और 105 यानी 105 जो है नहीं लिया जाएगा, 104 तक ही, तो यह क्या कहलाता है, उच्च ज्वर कहलाता है। समझ गए। चलिए आगे देखिए। 18 है अति ज्वर। एक तो हो गया हाई फीवर, एक होता है हाइपर फीवर मतलब अति ज्वर। ज्वर से भी उच्च से भी बढ़कर अति ज्वर होता है, और इसमें बुखार जो है हाइपर पैरेक्सिया में 105 फ़ारेनहाइट से भी अधिक हो जाता है, और यह जो है हाइपर पैरेक्सिया का कंडीशन हो जाता है। ठीक है। हाइपरथर्मिया होता है, इसमें बुखार जो है आपके 105 फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाता है, तो यह जो है देखिए हाइपर पैरेक्सिया 104 फ़ारेनहाइट के बाद ही हाइपर पैरेक्सिया हो जाता है, तो यहाँ पे 104 याद रखिएगा। ठीक है, 104 होगा हाइपर पैरेक्सिया में। बात रहेगा हाइपरथर्मिया का, तो हाइपरथर्मिया होता है जब 105 फ़ारेनहाइट या इससे ऊपर जो है टेम्परेचर, देखिए ये भी होगा और इससे ऊपर भी होगा, तो इसे हाइपरथर्मिया कहते हैं। ठीक है। एंड लास्ट वाला है 20वां नंबर का है हाइपोथर्मिया। हाइपो मतलब होता है कम, यानी 95 फ़ारेनहाइट से भी अगर कम हो जाता है तापमान तो उससे जो है निम्न तापीय या अब उष्मीयता हाइपोथर्मिया कहते हैं। तो यह 20 आपको ध्यान में रखना है, खासकर जो इधर आपको 5-6 जो बताए हैं यह बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव से लेकर सब चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको जो है आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक बार और रिपीट कर देते हैं। ठीक है, चलिए एक बार रिपीट, पहले नर्सिंग देखभाल देख लेते हैं, उसके बाद एक बार रिपीट करेंगे तो फिर से जो है आप लोग को रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं।
यहाँ पे इंग्लिश टोटल हम दे रखे हैं, तो इंग्लिश वाले अपना ध्यान दीजिएगा इंग्लिश पर भी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग हिंदी में ही पढ़ने लगिएगा, बाद में कहिएगा कि आप ही तो पढ़ाए हैं, ठीक है, इसलिए हिंदी इंग्लिश सब देते हैं। अब आता है मोस्ट VVI क्वेश्चन, आपसे डायरेक्टली 10 नंबर 5 नंबर में पूछ लेगा कि नर्सिंग केयर बताइए फीवर वाले पेशेंट के लिए, यानी बुखार के रोगी के लिए नर्सिंग देखभाल, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा बुखार होता क्या है। तो माय डियर, बुखार जो होता है, जब बुखार या जो ज्वर होता है, ज्वर का दूसरा नाम पायरेक्सिया होता है। यह यूपी में पूछा गया था इस बार कि ज्वर का दूसरा नाम यानी बुखार का दूसरा नाम क्या है, वहाँ पे पायरेक्सिया दिया था, तो यही आंसर होगा, ठीक है। देखिए फीवर, बुखार या ज्वर शरीर के तापमान का जो है 99 फ़ारेनहाइट या इससे अधिक होने की अवस्था को कहते हैं। तो बुखार किसे कहेंगे? तो बुखार जब हमारा शरीर का तापमान 99 फ़ारेनहाइट या इससे अधिक हो जाता है तो हम इसे जो है बुखार कहते हैं। 99 को भी कहेंगे और इससे अधिक होने पर भी बुखार को जो है तापमान को बुखार की अवस्था कहते हैं। बुखार से पीड़ित मरीज की देखभाल करते समय कुछ मुख्य बातों को ध्यान देना जरूरी है एवं आवश्यक होता है। किन किन बातों को हमको ध्यान देना चाहिए, चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले माय डियर, मैं आपको एक बात बता दूं, बुखार के रोगियों को नर्सिंग देखभाल, केयर ऑफ फीवर पेशेंट। अब ये जो मैं आपको केयर ऑफ फीवर पेशेंट बता रहा हूँ ना, चूँकि बुखार भी एक जो है रोग है, एक बीमारी है, तो अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको किसी भी मरीज, चाहे दर्द वाला मरीज, चाहे जला हुआ मरीज, चाहे जो है कोई भी मरीज, ठीक है ना, चाहे फ्रैक्चर वाला मरीज, कोई भी मरीज, चाहे सर्जिकल वाला मरीज, कोई भी मरीज के लिए अगर आपसे नर्सिंग प्रबंध पूछ लेगा या देखभाल पूछ लेगा तो सिर्फ यह एक क्वेश्चन बता देने से आप टोटल जो है केयर बता देंगे इसी प्रकार से पॉइंट में, ठीक है। डायरेक्टली 10-15 पॉइंट लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेन बात होता है कि जो आज हम बताने जा रहे हैं जिसमें पॉइंट बना बना के उसके अंदर को मैटर को हम समझाते हैं नर्सिंग प्रबंध में, ये मेन होता है, ठीक है। तो आज हम बुखार वाले मरीजों का नर्सिंग प्रबंध बता रहे हैं। अगर आपसे पूछ दे बेहोशी मरीज का बताइए नर्सिंग प्रबंध, दर्द वाले मरीज का नर्सिंग प्रबंध बताइए, ठीक है, जले हुए मरीज का नर्सिंग प्रबंध या देखभाल बताइए, तो आप ऐसे ही कीजिएगा, ठीक है। बुखार के रोगियों को देखभाल निम्न प्रकार करनी चाहिए। कैसे, चलिए अब देखिए, हमने 5 से 6 पॉइंट चुन रखा है, ठीक है। हम 5 से 6 पॉइंट चुन रखे हैं और क्या चुन रखे हैं, तो हम ये पहले दिमाग में लगाएंगे। हम बुखार वाले के लिए लिख रहे हैं तो हम ये दिमाग लगाएंगे कि आखिर बुखार वाले पेशेंट के कौन कौन से चीज़ों की आवश्यकता होगी, कौन कौन से चीज़ें का जो है देखभाल करना ज़रूरी है। तो पहले हम उन मेन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे और पॉइंट जो है अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि हाँ ये चीज़ों का देखभाल करना है। अब जब हम पॉइंट सेट कर लेंगे दिमाग में, 5 पॉइंट अगर हमारे दिमाग में आ गया बुखार वाले मरीज के देखभाल के लिए, तो वो 5 पॉइंट को हम दिमाग में रखेंगे और सीरियल बैठाते बैठाते जो है हम उसको लिखते और उसके अंदर उसके बताते चलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे है रोगी की निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन ऑफ पेशेंट। पहला पॉइंट लिखा है कि रोगी को हमें निरीक्षण करना है कि रोगी किस स्थिति में है, किस कंडीशन में है, किस हालात में है। बुखार से पीड़ित मरीज का नर्स को नियमित रूप से निरीक्षण एवं परीक्षण करना चाहिए। कोई भी मरीज है आप उसका निरीक्षण करेंगे ही करेंगे, तो पहला पॉइंट ये किसी भी मरीज के देखभाल में बना दीजिएगा, ठीक है। अब मरीज की जैविक चिन्हों की जांच करके नोट करनी चाहिए। चूँकि टेम्परेचर एक खुद वाइटल साइन है और इसी के बढ़ने और कम होने के जो है बुखार है, तो इसको लगातार नोट करेंगे जिससे हमें रोगी के बारे में निरीक्षण पता चल पाएगा। यदि मरीज में बुखार के दौरान कोई असमानता दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर को सूचित करना चाहिए। जब हम निरीक्षण कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं पेशेंट का, और उस समय हमें अगर कोई जो है जटिलता दिखाई दे, असमानता दिखाई दे पेशेंट में, तो जो है डॉक्टर को तुरंत सूचित करेंगे। तो यह जो है प्रबंध हमारा पहला पॉइंट कर दिए कि पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में क्या क्या चीज़ें करेंगे, यहाँ पे लिख दिए। तो ये हमारा हो गया ऑब्जर्वेशन का प्रबंध, ऑब्जर्वेशन में देखभाल, ओके। अब आता है दूसरा, शरीर के तापमान का नियमन यानी रेगुलेशन करना। अब पेशेंट को तापमान बढ़ा हुआ है, फीवर है, तापमान बढ़ा ही रहेगा, तो ऐसे में उसके तापमान को हम कैसे रेगुलेट करेंगे, कैसे जो है उसको नियमन करेंगे, मतलब नॉर्मल बनाएंगे। तो इसके लिए क्या क्या करेंगे ताकि उसके शरीर का तापमान को हम रेगुलेशन में रख सके, नियमन में बना सके, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि शरीर के तापमान को कैसे जो है नियत बनाना है, कैसे नियम जो है उसको रेगुलेशन में रखना है। तो इसके लिए आप क्या क्या करेंगे जिससे शरीर का तापमान जो है नॉर्मल हो सके, ठीक है। तो सबसे पहले बुखार में नर्सिंग देखभाल का मुख्य उद्देश्य शरीर के बढ़े हुए तापमान को कम करना ही होता है, ठीक है। इसके लिए शरीर के बढ़े हुए तापमान को, यहाँ पे बढ़े हुए होगा, बढ़े हुए तापमान को कम करने के लिए कुछ विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। कौन कौन से विधि का, ठीक है, देखिए
तापमान को नियमन बनाए रखने के लिए कमरे के तापमान को उचित रखना चाहिए। ठीक है, कमरे में उचित संचार होनी चाहिए ताकि गैसों का आदान प्रदान हो सके। कमरे में पंखे की ठंडी हवा होनी चाहिए। ठीक है, ठंडे पानी की पटिया जो है लगानी चाहिए। ठीक है ना, ठंडे पानी से स्नान करवाना चाहिए, कोल्ड बाथ। ठंडे पेयजल पदार्थ देनी चाहिए और शीतल स्पॉन्जिंग, कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी चाहिए। जबकि लोग सब डर जाते हैं कि ये ठंडा ठंडा चीज़ नहीं दो, लेकिन ये सब चीज़ें देने चाहिए जिससे शरीर का तापमान कम हो सके, नॉर्मल हो सके। ठीक है ना। आगे है तीसरा जो पॉइंट है मेरा, पोषण से संबंधित आवश्यकता। अब आप लोग समझिए, कोई भी बीमारी होगा वहाँ पे शरीर का जो पोषण होगा गड़बड़ाएगा ही, शरीर कमज़ोर होगा ही होगा बीमारी में, चाहे बुखार हो चाहे घाव हो, कुछ भी हो उसके गड़बड़ाएगा ही पोषण। तो पोषण से संबंधित आवश्यकताओं को आपको पूर्ति करना पड़ेगा, देखभाल करना पड़ेगा एज ए नर्स। देखिए, कोई भी देखभाल आपको एज ए नर्स, अपने आप को खुद के नर्स मानकर, चूँकि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो नर्स की ही पढ़ाई कर रहे हैं, GNM डिप्लोमा नर्स ही है, तो ऐसे में अपने आप को नर्स के रूप में रखिए और मरीजों को जो है उसके हिसाब से, अपने हिसाब से देखभाल प्रदान करिए। ठीक है, कोई भी मरीज के किसी भी कंडीशन में अगर आप देखभाल दे रहे हैं तो इस प्रकार के जो हम तीसरा पॉइंट पोषण से संबंधित आवश्यकता है, तो आपको पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा, खुद से क्रिएट कर। अगर रटाना है तो रटिए, मैं आपको पढ़ा ही रहा हूँ कि हाँ, पहला पॉइंट जो है ऑब्जर्वेशन का, दूसरा पॉइंट तापमान को नियमन करने का, तीसरा पॉइंट पोषण से संबंधित आवश्यकता का, ठीक है ना, चौथा पॉइंट स्वच्छता का। तो इस प्रकार से तो हम आपको पढ़ा ही देंगे, रटा ही देंगे, लेकिन रटा देंगे, आप रट लीजिएगा, लेकिन फिर दूसरा क्वेश्चन देगा तो फंस जाइएगा, नहीं लिख पाइएगा। लेकिन अगर आप दिमाग लगाइएगा तो लिख पाइएगा। आपको इतना रखना है, अपने आप को एज ए नर्स मानकर चलना है किसी भी रोगी के देखभाल में, और अपने आप को नर्स मानते हुए आप मरीजों को देखिएगा कि इस बीमारी में कौन कौन से चीज़ों को जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मरीज को मिलना चाहिए देखभाल में। तो उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आप लोग पॉइंट के रूप में लिख लीजिएगा, 4 पॉइंट हो, 5 पॉइंट हो, जो चीज़ का जो है एक एरिया चुनिएगा कि इस एरिया का देखभाल किया जाएगा, इस एरिया का देखभाल किया जाएगा, इस एरिया का देखभाल किया जाएगा। तो इस चीज़ों को जो है देखभाल में जो आप चीज़ों को 2 लाइन 4 लाइन जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि पोषण के देखभाल में कैसे जो है हम करेंगे, तो इसी प्रकार से आपको भी जो है पॉइंट के अंदर भी 2-4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे। जैसे पोषण संबंधी आवश्यकताओं को देखिए, बुखार में हल्का व पाचन युक्त भोजन प्रदान करना चाहिए, मरीज को अधिकतम तरल देना चाहिए, लिक्विड देना चाहिए, बुखार में उच्च कैलोरी का भोजन देना चाहिए। बुखार में मरीजों को पसीना आने के कारण शरीर में पानी की कमी हो जाती है, अतः मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा पानी या ग्लूकोज देनी चाहिए। फलों का रस भी दे सकते हैं। मरीज को उसकी पसंद या का भोजन एवं तरल पदार्थों को कम मात्रा में लेकिन बार बार जो है लेने के लिए देना चाहिए। तो ये जो है आप पोषण से संबंधित जो भी आवश्यकता है उसको आप पूरा कर सकते हैं देखभाल के जरिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा गया है। चौथा है आराम व नींद। अब एक बुखार वाले पेशेंट को यह जरूरी है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा आराम दिलाया जाए, नींद दिलाया जाए। ठीक है, मरीज को आरामदायक एवं सिलवट रहित बिस्तर प्रदान करनी चाहिए। और कोई भी मरीज को आप देखभाल में अगर आराम दिलवाते हैं तो उसके लिए एक कंफर्टेबल और सिलवट रहित बर्तन होनी चाहिए, बर्तन नहीं, बिस्तर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सिलवट रहित नहीं होगा तो जो है क्या हो जाएगा, बेड सोर होगा घर्षण लगने से। मरीज को आरामदायक स्थिति प्रदान करनी चाहिए जिसमें वह आराम फील कर सके, वह पोजीशन देनी चाहिए। मरीज को पर्याप्त आराम प्रदान करनी चाहिए। मरीज को ढीले एवं कॉटन के वस्त्र को पहनानी चाहिए। मरीज के आसपास शांति बनाए रखनी चाहिए। मरीज के कमरे में हल्की रोशनी रखनी चाहिए आराम के समय, क्योंकि बहुत लोगों को जो है लाइट से दिक्कत आती है। ठीक है, मरीज का नियमित रूप से करवट बदलते रहना चाहिए। तो यह आराम दिलाने में, नींद दिलाने में आपका क्या क्या जो है भूमिका होगा देखभाल में, ये सारे चीज़ को यहाँ पे लिख देना है। आराम दिलाने में क्या क्या चीज़ें आप कर पाएंगे। 5वां पॉइंट है व्यक्तिगत सफाई। अब चूँकि मरीज, कोई भी मरीज होता है तो उसको अपने आप को उतना ज़्यादा जो है स्वच्छता जो है खुद से नहीं रख पाता है। तो आप जब भी देखभाल करते हैं तो उसको पर्सनल हाइजीन का भी मेंटेन आपको ही करना पड़ता है, चाहे आप किसी से करवाएं या उसी मरीज से ही करवाएं, लेकिन आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो मरीजों की व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। मरीज की त्वचा का देखभाल रखना चाहिए। मरीज की मतलब मुख होगा, यहाँ पे मुख पुख नहीं होगा, मुख की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। यदि मरीज की होंठ क्रैक हो गए हो तो इमोलिएंट का प्रयोग करना चाहिए। जैसे बहुत सारा पॉन्ड्स वैसलीन आता है, ये सब इमोलिएंट ही होता है। ठीक है,
आवश्यकता पड़ने पर मरीज को बेड पेन या यूरिन प्रदान करना चाहिए कि जिसमें मरीज जो है अपना यूरिन त्याग सके। मरीज के मल मूत्र त्याग करने के बाद उचित साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। नियमित रूप से मरीज को स्पंज बाथ कराना चाहिए। स्पंज बाथ क्या होता है? मरीज के शरीरों को जो है कॉटन भिगाकर साफ करना ही जो है स्पंज बाथ कहलाता है, ठीक है ना। तो ये जो है स्वच्छता के लिए है कि कैसे जो है आप व्यक्तिगत स्वच्छता रखेंगे। चाहे तो उसके नाखून बड़े बड़े होने पर उसको नाखून को कटवाना ज़रूरी है। तो यह सब स्वच्छता के अंदर जो भी चीज़ें आएगा लिखेंगे। अब अन्य देखभाल है। अब अन्य देखभाल में जो जो चीज़ें आप ऊपर नहीं लिख पाए हैं उसको अन्य देखभाल एक पॉइंट बना दीजिए और उसमें लिख दीजिए सारे चीज़ों को। तो जैसे हाइपरेक्सिया वाले मरीजों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यदि निर्जलीकरण हो तो IV फ्लूइड दें। यदि निर्जलीकरण की स्थिति हो तो बुखार काफ़ी दिन से हो तो इनटेक आउटपुट चार्ट तैयार करना चाहिए। डॉक्टर के आदेशानुसार एंटीपायरेटिक दवाई देनी चाहिए। नियमित समय अंतराल पर तापमान की भी जाँच करते रहना चाहिए। तो यह अन्य देखभाल की चीज़ें था, मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है अभी तक आप समझ गए होंगे। देखिए अन्य पॉइंट मिलाकर मैंने 6 पॉइंट चुना है। मैंने क्या चुना? ऑब्जर्वेशन, आकलन का, स्वच्छता का, खुद के स्वच्छता का, व्यक्तिगत स्वच्छता का। उसके बाद मैंने चुना पोषण से संबंधित आवश्यकता। उसके बाद मैंने चुना कि फीवर में तापमान का जो है हाई होता है तो उसको नियमन कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैंने लिखा। उसके बाद मैंने लिखा कि अन्य देखभाल, और यही 5-6 पॉइंट इसमें मुख्य है जिसको मैंने लिख दिया। अब इसके अंदर जो जो चीज़ें हम कैसे इस 5-6 पॉइंट को हम लोग कंट्रोल करेंगे तो उसके अंदर में चीज़ों को 2-4-5 पॉइंट हमको लिखना था सब में, तो मैंने सबको लिख दिया। और यही बुखार के मरीजों का नर्सिंग देखभाल है। PDF में एक बार दे देंगे, अच्छे से पढ़ लीजिएगा आप लोग। बाकी मैंने कहा था कि चलिए एक बार और जो है हम लोग फीवर के प्रकार को पढ़ेंगे, तो चलिए हम एक बार और जो है रिपीट कर देते हैं फीवर के प्रकार को, ठीक है। देखिए फीवर के प्रकार में बहुत सारे प्रकार हैं। उसमें से पहला है इन्वेंशन फीवर, यानी शुरुआती अवस्था जब प्रारंभ होता है। आक्रांता है, मतलब अपने हाईएस्ट बिंदु पर जब बुखार पहुंच जाता है तो वह आक्रांता होता है, या देख लीजिए अंतरावस्था होता है। डिक्लाइन होता है जिसमें ताप जो है अचानक से जो है गिरने लगता है तो वह डिक्लाइन होता है, ठीक है ना। उसके बाद है क्राइसिस होता है जिसमें अचानक से जो है आपके एकाएक जो है तापमान जो है नीचे होने लगता है, कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों में ही जो है गिर जाएगा तापमान। लाइसिस होता है जिसमें जिग जैग मोशन में, यानी चढ़ाव उतार होगा, 2-3 दिनों से लेकर सप्ताह तक बुखार आपके चढ़ उतर होगा, ठीक है, वो लाइसिस होता है। कांस्टेंट होता है जिसमें सुबह और शाम के फीवर में 2 डिग्री से ज़्यादा का अंतर नहीं रहेगा और यही तापमान जो है लगातार जो है आपको कई दिनों से कई सप्ताहों तक बना रहता है, तो वही कंटिन्यूअस फीवर होता है। रेमिटेंट फीवर वो होता है कि जो है इसमें सुबह और शाम के तापमान में 2 डिग्री से अधिक का जो है अंतर हो जाता है तो वह अल्प विरामी हो जाता है, ठीक है। सविरामी होता है जिसमें सुबह के तुलना में शाम में अधिक बुखार होता है, ठीक है, और तापमान जो है समान अथवा असमान स्तर से भी अधिक सीमा तक चढ़ जाता है। सुबह के तुलना में शाम में अधिक होगा तो वह इंटरमिटेंट होगा, ठीक है। विलोम होगा कि शाम के तुलना में सुबह में ज़्यादा होगा, ये चीज़ें हैं। 10वां है दोलायमान होगा, मतलब जब उच्चतम बुखार चढ़ेगा, उच्चतम बिंदु और सबसे निम्नतम जो ज्वर होता है उन दोनों के बीच का जो अंतर होता है तापमान में, अगर वह अधिक अंतर हो जाए तो उसे दोलायमान हेक्टिक फीवर कहते हैं। रिलेप्सिव का मतलब होता है कि इसमें ज्वर जो है पुनरावृत्ति होता है, मतलब एक या अधिक दिनों के लिए समान रहेगा और पुनः जो है बुखार चढ़ जाता है, तो यह पुनरावृत्ति रिलेप्सिंग होता है। इरेगुलर का मतलब होता है कि इसमें बुखार पूर्ण रूप से अनियमित होता है और इसमें जो है कब बुखार आएगा, कब बढ़ेगा, कब घटेगा, कोई जो है पता नहीं रहेगा, तो यह इरेगुलर होता है। कंपकंपी में होता है कि अचानक से आकस्मिक रूप से तापमान बढ़ जाता है जिससे व्यक्ति का कंपकंपी और दौरा होने लगता है और इसी अवस्था को जो है हम लोग कंपकंपी यानी मलेरिया में ज़्यादा होता है। 14 है सेबनॉर्मल है जब शरीर का तापमान समान से भी कम हो जाता है तो वह असमान तापक्रम होता है। 15 है लो पायरेक्सिया, यानी तापमान जब 99 से 100 के बीच में रहता है तो वह लो पायरेक्सिया। मॉडरेट होता है जब 100 से लेकर 103 के बीच में जब तापमान होता है तो मॉडरेट होता है। और हाई होता है जब 103 से लेकर 105 के बीच में होता है तो यह हाई पायरेक्सिया होता है। और हाइपर पायरेक्सिया जो होता है वह 105 फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है तो वह हाइपर पैरेक्सिया होता है। और हाइपरथर्मिया जो होता है वह 105 या इससे अधिक के ऊपर के तापमान को हाइपरथर्मिया कहते हैं। और हाइपोथर्मिया होता है जो 95 या 35 डिग्री सेंटीग्रेड से कम तापमान हो जाता है तो वह हाइपोथर्मिया होता है। तो इस प्रकार से मैंने एक बार पुनः रिपीट कर दिया दोनों तापमान को।
बुखार के सब प्रकार को, बुखार के लिए देखभाल मैंने बता दिया। अब आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।